1930 की दिहाई का एक वाकया है कि लाहौर में गर्मियों की एक ठंडी शाम को मोहल्ला रामपुर के इलाके संतपुरा में एक बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। पास ही उस बच्चे की दादी बैठी थी। लेकिन ऐसा हुआ कि जब बच्चे की दादी किसी काम से उठकर जरा घर के अंदर गईं, तो पीछे से बाहर खेलते हुए बच्चे चीखने की खौफनाक आवाज आती है। आवाज सुनते ही घर वाले बौखलाहट में बाहर आकर देखते हैं कि बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया है। उस बच्चे की लहूलुहान टांग देखकर घर वालों पर सख्ता तारी हो जाता है। बच्चे को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर कुछ ऐसा कहते हैं जिससे सब घर वाले राहत में आने की बजाय मजीद परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर का कहना था कि इस बच्चे को वोपिंग कफ है, इसको टाइफाइड की भी शिकायत है, लिहाजा इसका बचना निहायत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको ऊपर वाला रखे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ घर वाले इस बच्चे की जान को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वो नहीं जानते कि जिस बच्चे को मेडिकल साइंस ने शदीद बीमारियों के बाइस चंद दिन का मेहमान करार दिया था, कल को यही बच्चा बॉलीवुड में रिदम किंग के नाम से जाना जाएगा। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड को जिद्दत बख्शने वाला ओपी नैयर था, जिन्हें उनके हिट म्यूजिक की वजह से हिट मशीन भी कहा जाता है। इस बच्चे के घर वाले इसकी जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये बच्चा ऐसे अम्र हो जाएगा कि दुनिया से चले जाने के बाद भी अपने चाहने वालों को ऑटोग्राफ देता रहेगा। उनके बारे में सिंगर कहते हैं कि ओम प्रकाश के गानों का रिदम पानी की तरह खुद ही अपना रास्ता बना लेता है। ओपी नैयर ने अपने करियर में बहुत नाम कमाया। उन पर एक उरूज था। उनकी जिंदगी के चैलेंजेस में उनका अपने घर वालों से अलहदगी इख्तियार करना और आशा जी से ब्रेकअप करना किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में हम ओपी नैयर की जिंदगी के ऐसे राज और ट्रेजेडीज को डिस्कस करेंगे जो किसी ने शायद ही कभी सुने हों। ओम प्रकाश नैयर एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिनके म्यूजिक के लिए फिल्मी स्टार्स अपने कॉन्ट्रैक्ट की सब शर्तें साइड पर रख के उनके पैरों में आ गिरते थे। इस बात का अंदाजा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि मशहूर फिल्मी स्टार मधुबाला के कॉन्ट्रैक्ट में एक शिक थी कि उनकी फिल्मों के गाने सिर्फ लता जी गाएंगी। लेकिन जब ओपी नैयर जी ने उनकी फिल्म में मौसीकी देना थी तो उन्होंने लता की बजाय आशा जी से मधुबाला की फिल्म में गाने गवाए, और मधुबाला ने भी इस पर उफ तक न किया। एक दफा मधुबाला और ओपी नैयर जी कार में कहीं जा रहे थे। इसी दौरान ओपी नैयर मधुबाला से कहते हैं कि मेरे घर वाले आपको इतना पसंद करते हैं कि आपकी तस्वीर उन्होंने घर में लगा रखी है। मधुबाला जी आगे से कहती हैं कि आप घर की तरफ गाड़ी मोड़ें, हम अभी आपके घर चलते हैं। ओपी नैयर जी गाड़ी मोड़ लेते हैं। रास्ते में वो एक मेडिकल स्टोर देखते हैं जहां उन्हें एक पब्लिक कॉलिंग बूथ नजर आता है। वो दवाई के बहाने से मेडिकल स्टोर के उस कॉलिंग बूथ पर जाते हैं और वहां से फिर अपने घर फोन करते हैं कि मधुबाला और मैं घर आ रहे हैं, इसलिए जल्दी से उनकी एक फोटो दीवार पर लगा दें क्योंकि मैंने उनको वो दिखानी है। ओपी नैयर अपनी मौसीकी के लिए सबसे बेस्ट एक्ट्रेस मधुबाला जी को कंसीडर करते थे। मधुबाला ने कुछ अरसे में ओपी नैयर से गाने की तरबियत भी हासिल की। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि ओपी नैयर जी कौन थे और इस मुकाम तक वो कैसे पहुंचे। उनका बचपन निहायत ही ट्रॉमेटिक और दर्द भरा था। ओपी नैयर ने बजाते खुद ये कन्फेस किया कि मेरी पर्सनैलिटी में जो गुस्सा और दर्द है उसकी एक बड़ी वजह मेरा बचपन और इससे जुड़ी याददाश्तें हैं। दरअसल ओपी नैयर अभी बहुत छोटे थे कि उन्हें बच्चों को लाहक होने वाली वायरल चेस्ट इन्फेक्शन ने आन पकड़ा। जब वो उससे सेहतयाब हुए तो उन्हें ब्लड डिसेंट्रिया जैसी एक और मूजी बीमारी ने घेर लिया। इस बीमारी से सेहतयाब हुए ही थे कि उन्हें फिर से लगातार 3 दफा टाइफाइड जैसी मूजी बीमारी लाहक हो गई। उनके सख्त वालिदैन उन्हें पढ़ाई के लिए सख्ती की चक्की में पीसते जा रहे थे। ऐसे में एक दफा की बात है कि वो किसी वजह से एग्जाम में नहीं बैठे थे। सब बच्चों का रिजल्ट आ गया, लेकिन ओपी नैयर जी का नहीं आया। उनके वालिद ने पूछा कि रिजल्ट कब आएगा। पहले तो ओपी नैयर जी टालते रहे, लेकिन बाद में जब उनके वालिद को पता चला कि ओपी नैयर ने एग्जाम दिया ही नहीं है तो इस पर उनकी खूब पिटाई हुई। ओम प्रकाश के वालिदैन उनके म्यूजिक के शौक में उनकी कोई खास सपोर्ट नहीं किया करते थे। ऐसे में उन्होंने 15 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया, और ऑल इंडिया रेडियो में जब वो एक जूनियर आर्टिस्ट थे तो उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 5 रुपए के इवज भी काम किया था, और बाद में जब वो सीनियर आर्टिस्ट बन गए तो उन्हें 10 रुपए मिलने लगे। ओपी नैयर जब लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ते थे तो वहां उनकी दोस्ती SN भाटिया से हुई। इसी कॉलेज से ओपी नैयर ड्रॉप आउट भी हो गए थे,
क्योंकि उन्हें पढ़ने का कोई खास शौक नहीं था। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि ओपी नैयर साहब को जवानी में एक्टर बनने का बहुत शौक था। इस सिलसिले में वो शशेंद्र मुखर्जी को ऑडिशन देने भी गए थे, लेकिन शशेंद्र मुखर्जी ने उन्हें एज एन एक्टर रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक्टर बनने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। इसके बाद उनके दोस्त SN भाटिया ने भरपूर कोशिश की कि वो दिलसुख पंचोली को इस बात पर राजी कर लें कि वो अपनी फिल्म के लिए ओपी नैयर को एज अ म्यूजिक डायरेक्टर हायर कर लें, लेकिन बदकिस्मती से पंचोली साहब न माने। इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर का काम हासिल कर लिया और इस फिल्म के दौरान उनकी उम्र 17 साल थी। ओपी नैयर ने HMV कंपनी के लिए म्यूजिक दिया और धनीराम और इनायत चंद के लिए धुनें बनाई और ये गाने 1943 में सरोज मोहनी ने लिखे थे। ओपी नैयर और सरोज रेडियो लाहौर में मिले थे और उन्होंने आपस में शादी कर ली थी। इसके बाद 1947 का साल आया और मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पार्टीशन के दौरान दिलसुख पंचोली ने उन्हें एक फिल्म में काम करने के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि उनको लाहौर छोड़ना पड़ा। यूं वो दिलसुख पंचोली की इस फिल्म में काम नहीं कर पाए। लाहौर छोड़कर ओपी नैयर जी पटियाला शिफ्ट हो गए और वहां म्यूजिक टीचर की नौकरी करने लगे। लेकिन उनके अंदर जो इंटेलेक्चुअल ओपी नैयर था उसमें अभी भी कुछ कर दिखाने की चाह थी। इसी मकसद के लिए उन्होंने पटियाला से बंबई जाने का फैसला किया और बिना टिकट लिए बंबई की ट्रेन के 3rd क्लास डब्बे में सवार हो गए। खाली जेब इंसान का बहुत सख्त इम्तिहान होता है। ट्रेन में ओपी नैयर जी को शदीद भूख लग रही थी और खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। इसी दौरान एक फैमिली ने उन्हें कुछ खाने को दिया और खाने के बाद उन्होंने उस फैमिली के सरबराह से कागज का एक टुकड़ा मांगा। उस कागज पर उन्होंने ओमकार प्रसाद नैयर लिखा और उनसे कहा, अंकल मैं बंबई जा रहा हूँ और बहुत जल्द मशहूर हो जाऊंगा। अगर आपको कभी किसी मदद की जरूरत हुई तो मैं हाजिर होऊंगा। जैसे तैसे करके ओपी नैयर जी बंबई पहुंच तो गए, लेकिन वहां उनके पास रहने के लिए कोई भी मुकाम न था और ना ही वो किसी सराय में जा सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। ऐसे में ओपी नैयर के एक दोस्त प्रेम भवन ने उन्हें रहने के लिए जगह दी। इसके बाद 1949 में वो वक्त आता है जब ओपी नैयर जी का गाना प्रीतम आन मिलो कृष्ण कुमार की नजर में आ जाता है और वो उनको अपनी फिल्म कनीज में बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए हायर कर लेते हैं। कनीज फिल्म के बाद दिलसुख पंचोली खुद ओपी नैयर को ना सिर्फ अप्रोच करते हैं बल्कि अपनी अगली आने वाली फिल्म आसमान का म्यूजिक डायरेक्टर बना देते हैं। आसमान फिल्म से उनके करियर का आगाज होता है। इस फिल्म का एक गाना मोरी निंदिया चुराई गयो उन्होंने लता जी से गवाना था और इसकी धुन भी उन्होंने लता जी को जहन में रखकर बनाई थी। इस सिलसिले में उन्होंने 3 रिहर्सल्स रखी और लता जी ने तीनों रिहर्सल्स स्किप कर दी। जब ओपी नैयर जी को ये बात पता चली तो उन्होंने ये कठिन फैसला लिया कि अब मैं कभी भी लता से कोई गाना नहीं गवाने वाला। हालांकि ये वो दौर था जब प्रोड्यूसर्स अपनी बारी के इंतजार में लता के दरवाजे पर खड़े रहते थे। लेकिन फिर इसके बाद बॉलीवुड समेत पूरी दुनिया ने देखा कि फिल्म आसमान लता की आवाज के बिना ही नंबर 1 फिल्म कहलाई। इसके बाद उन्होंने रामक लाल की फिल्म छम छमा छम में म्यूजिक डायरेक्टर का काम किया। आसमान फिल्म का एक गाना देखो जादू भरे मोरे नैन गीता दत्त ने गाया था और वही ओपी नैयर को गुरु दत्त से मिलवाने का सबब भी बन गई। अब ओपी नैयर एक म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे। ओपी नैयर ने गुरु दत्त की फिल्म बाज में म्यूजिक दिया। ऐसे ही एक दफा नैयर साहब की मुलाकात अपने किसी दोस्त के थ्रू अचानक दोबारा गुरु दत्त से हो जाती है। गुरु दत्त उनसे कहते हैं कि क्या आप मेरी अगली फिल्म में म्यूजिक देंगे? जवाब में नैयर साहब कहते हैं कि हाँ जरूर दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे गुज़िश्ता फिल्म बाज की पेमेंट तो अदा कर दें। ओपी नैयर ने गुरुदत्त की फिल्म CID में भी मौसीकी दी। इस फिल्म की वजह से ओपी नैयर और गुरुदत्त में कुछ अरसा के लिए थोड़ी सी तलखी भी आ गई थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने दोबारा साथ काम करना जारी रखा था। दरअसल फिल्म CID की कामयाबी के बाद वादा किया गया था कि सबको एक एक कार दी जाएगी, मगर ओपी नैयर साहब के साथ ये वादा पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ओपी नैयर कुछ अरसा गुरुदत्त से खफा रहे। ओपी नैयर वैसे एक गुस्सैल आदमी थे, लेकिन यारों के यार भी थे। गुरुदत्त से उनका एक बहुत प्यारा रिश्ता था, क्योंकि देखा जाए तो ओपी नैयर की पहली फिल्म कनीज थी जो 1949 में रिलीज हुई। फिर 1952 में उन्होंने फिल्म छम छमा छम और 1953 में फिल्म बाज की मौसीकी दी, लेकिन कामयाबी की देवी अभी तक उनसे कोसों दूर थी।
ओपी नैयर जैसे अब मायूस होने लगे थे। उन्हें यूं लगा कि जो जदीद ट्रेंड वो मौसीकी की दुनिया में मुतारिफ कराना चाहते हैं उसका कदर शनास यहाँ कोई नहीं है। ऐसे में फिल्मी दुनिया से उनका दिल उचाट हो गया और वो फिल्मी मौसीकी के करियर को तर्क करने के बारे में गौर करने लगे। तब उस वक्त पर गुरुदत्त ने ओपी नैयर को हौसला देते हुए कहा कि मायूस मत हो, तुम मेरी फिल्म में मौसीकी दो, फिर देखते हैं। और फिर ऐसा हुआ कि ओपी नैयर पर किस्मत जब मेहरबान हुई तो उन्हें छप्पड़ फाड़ कर इज्जत और शोहरत मिली। ओपी नैयर जी की अगली फिल्म ने उनकी शोहरत को दूर दूर तक फैला दिया। यह फिल्म थी आर पार, जो 1954 में रिलीज हुई, जिसमें ओपी नैयर की मधुर धुनों ने सबको चौंका दिया। एक से बढ़कर एक गीत, कभी आर कभी पार, लगा तीरे नजर, मोहब्बत कर लो जी, बाबूजी धीरे चलना, जा 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 बेवफा, सुन सुन जालिमा। एक दफा गुरुदत्त जी को ओपी नैयर जी की एक धुन कुछ खास पसंद न आई। गुरुदत्त ने नैयर साहब से कहा कि इसमें कुछ रद्दो बदल करके दोबारा तैयार करो। नैयर साहब ने क्या किया कि वही धुन गुरुदत्त जी को दोबारा सुना दी और इस दफा गुरुदत्त ने वो धुन ना सिर्फ पास कर दी बल्कि उन्हें ये बहुत पसंद भी आई। हालांकि इसमें ओपी नैयर की उस्तादी के अलावा और कोई फर्क नहीं था। ओपी नैयर की ये धुनें आम फॉर्मेट से हटकर थीं, जिन्होंने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये एक मुख्तलिफ तरह की मौसीकी थी जिसकी पहचान उसका रिदम था। यूं ओपी नैयर फिल्मी मौसीकी में एक नया रुझान लेकर आए और जल्द ही एक ब्रांड बन गए। अगले मरहले में उन्होंने 2 और कामयाब फिल्मों सीआईडी और मिस्टर एंड मिसेज 55 में मौसीकी दी। फिल्म सीआईडी के गीत आंखों ही आंखों में इशारा, पूछ मेरा क्या नाम, लेके पहला पहला प्यार, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये है बम्बई मेरी जान, जुबान जदेआम हो गए। फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 में ओपी नैयर ने रफी की आवाज में एक कवाली की मौसीकी दी। ये कवाली बहुत मकबूल हुई। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। इस फिल्म में ओपी नैयर ने अपनी मौसीकी में गीता दत्त की आवाज में दोबारा वही गीत गवाया जो 1945 में CH आत्मा ने गाया था। इस गीत के बोल थे, प्रीतम आन मिलो। ओपी नैयर ने अपने करियर के आगाज में जिन गुलकारों को तरजीह दी उनमें शमशाद, गीता दत्त, आशा भोसले और मोहम्मद रफी शामिल थे। मोहम्मद रफी और ओपी नैयर में भी एक गहरा रिश्ता था। अपनी दोस्ती की पीक पर ओपी नैयर जी ने फिल्म जन्नत के 10 में से 8 गीत रफी जी से गवाए थे। फिल्म रागिनी में एक गीत था जिसे किशोर कुमार खुद गाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इस सिलसिले में ओपी नैयर से बात की, लेकिन नैयर साहब ने जवाब दिया कि इस गाने की धुन मैंने रफी को जहन में रखकर बनाई है, लिहाजा ये गाना रफी जी गाएंगे। किशोर कुमार इस फिल्म के हीरो थे और उनके भाई अशोक कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर। किशोर कुमार ने यह मामला अपने भाई से डिस्कस किया, लेकिन उनके भाई ने भी उनसे यही कहा कि नैयर इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर है, जो वो कहेगा वो ही होगा। और फिर वो गीत रफी जी ने ही गाया। ऐसे ही अगले साल फिल्म 2 उस्ताद में राज कपूर साहब ने नैयर साहब से कहा कि उनकी फिल्म का गाना मुकेश माथर गाएंगे, क्योंकि मुकेश जी की आवाज को राज कपूर की सिग्नेचर आवाज कहा जाता था। राज कपूर के तकरीबन सब गाने उस दौर में मुकेश माथर ही गाया करते थे, लेकिन इस बार भी ओपी नैयर ने उनसे कहा, मैंने ये गाना रफी जी को जहन में रखकर बनाया है, इसलिए ये रफी ही गाएगा। ओपी नैयर की मौसीकी में मोहम्मद रफी ने मुख्तलिफ अंदाज के गीत गाए, लेकिन फिर न जाने उनके ताल्लुक को किसकी नजर लग गई। एक दफा ऐसा हुआ कि रफी साहब शंकर जयकिशन के साथ एक रिकॉर्डिंग में मसरूफ थे और उधर ओपी नैयर जी ने भी उनकी आवाज में गीत की रिकॉर्डिंग करना थी। ऑर्केस्ट्रा तैयार था, सब रफी की आमद के मुंतजिर थे। इसी दौरान मोहम्मद रफी का पैगाम आया कि वो शंकर जयकिशन के साथ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए देर हो सकती है। शंकर जयकिशन का नाम सुनते ही नैयर साहब ने रफी जी को गुस्से में जवाब दिया कि ठीक है, अब तुम वहीं पर रहो, यहाँ आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और यूं ओपी नैयर साहब किसी तरह भी अपनी फेवरेट आवाज के आगे ब्लैकमेल हुए बगैर रफी जी से नाराज हो गए। जी हाँ, वही रफी जो उनके पसंदीदा तरीन गुलकारों में से एक थे, क्योंकि गुस्सैल होने की वजह से ओपी नैयर साहब अपनी मर्जी के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त न कर सकते थे। ओपी नैयर जी अपनी जिद के पक्के थे, जिस बात पर अड़ जाते थे फिर उससे न हटते थे। इसके बाद ओपी नैयर और मोहम्मद रफी जी की नाराजगी का यह अरसा 3 साल पर फैल गया। इस बारे में हिंदुस्तान के शायर अहमद वसी साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि ईद का दिन था। उस मौके पर मोहम्मद रफी ने ओपी नैयर साहब को सवैयां भेजी। ये सुलह का पैगाम था।
सवैयां नैयर साहब के मुलाजिम फिलिप्स ने रिसीव की थीं। जब ओपी नैयर को सवैयों का पता चला तो वो फिलिप्स से बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने फिलिप्स से कहा कि लो पैसे और टैक्सी पकड़कर ये सवैयां रफी के घर बांद्रा में वापस देकर आओ। शायद उनके दिल में था कि रफी खुद क्यों नहीं आया। जब रफी साहब को पता चला कि ओपी नैयर ने सवैयां वापस कर दी हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और सीधा ओपी नैयर के घर चले गए। दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज सुनकर ओपी नैयर ने दरवाजा खोला। क्योंकि फिलिप्स तब तक घर वापस नहीं पहुंचा था, इसलिए नैयर साहब खुद दरवाजा खोलने आए और फिर उन्होंने देखा कि सामने उनका अजीज दोस्त रफी खड़ा था। ओपी नैयर रफी को देखकर हैरान रह गए। कुछ लम्हों तक दोनों साकत खड़े एक दूसरे को तकते रहे और फिर बेख्तियार एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। 3 साल की नाराजगी के बाद ओपी नैयर ने आज अचानक मोहम्मद रफी को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखा तो उनके जज्बात काबू में न रहे। दोनों बगलगीर होकर देर तक रोते रहे। ओपी नैयर की फितरत पर बात करें तो सच ये है कि ओपी नैयर के लिए कोई शख्स भी नागुज़ीर नहीं था। ओपी नैयर जी शमशाद बेगम की आवाज के दीवाने थे। दिलराज कौर बताती हैं कि वो उनकी माँ से कहते थे, देखो माँ जी शमशाद नू टल्ली जे टल्ली। एक गुफ्तगू में उन्होंने शमशाद की आवाज के बारे में कहा था कि इसकी आवाज में टल्लियां बजती हैं। पंजाब में सुबह सवेरे या शाम ढले जानवरों के गले में बंधी इन टल्लियों की आवाज का अपना ही एक अलग जादू होता है। ओपी नैयर की एक और पसंदीदा आवाज गीता दत्त की थी। गीता दत्त बंगाल में पैदा हुई थीं और कहते हैं कि उनकी आवाज में बंगाल के पानियों का जादू था। ओपी नैयर ने गीता दत्त से 22 फिल्मों के लिए 62 गाने गवाए और याद रहे कि ये गीता दत्त ही थीं जिन्होंने ओपी नैयर को गुरु दत्त से इंट्रोड्यूस करवाया था। ऐसा था कि गुरु दत्त और गीता दत्त पहले एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन फिर गुरु दत्त का दिल एक्ट्रेस वहीदा खान पर आ गया और उन्होंने गीता दत्त से दूरी इख्तियार कर ली। इस सूरत हाल से ओपी नैयर भी वाकिफ थे, इसलिए गुरु दत्त अपनी मौत से पहले ओपी नैयर जी को बुला रहे थे। गुरु दत्त ने अपनी मौत से पहले आखिरी रात नैयर साहिब को फोन किया था और उनसे मिलने का शदीद इसरार कर रहे थे, लेकिन ओपी नैयर उस वक्त सो रहे थे। उन्होंने कहा, मैं आपको कल 10 बजे मिलूंगा, लेकिन बदकिस्मती से अगले दिन 10 बजे ओपी नैयर को पता चलता है कि गुरु दत्त खुदकुशी कर चुके हैं। उनकी मौत के बाद ओपी नैयर ने गीता और वहीदा की जम के क्लास लगाई थी। चूंकि ओपी नैयर अपने करियर के उरूज में आशा जी की आवाज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे थे, इसलिए गीता ने अपनी मौत से चंद अरसे पहले नैयर साहिब से गिला किया था कि आप अब मेरे से गाना नहीं गवाते हैं। नैयर साहब ने उनकी मौत के बाद एक इंटरव्यू में एतराफ किया कि मैंने गीता के साथ बहुत बुरा किया। रफी साहब के बारे में भी उनका सेम यही कहना था कि मैंने नाराज होकर रफी के साथ बहुत बुरा किया। आशा के बारे में उनका कहना था कि आशा को मेरे संगीत की सबसे ज्यादा समझ है। वो कहते थे कि आशा मेरे म्यूजिक पर शेरनी की तरह झपटती है और इसे दबोच लेती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। सच ही कहते हैं। ओपी नैयर और आशा भोसले की मोहब्बत का सफर 1950 की दिहाई के एंड में शुरू हुआ था। पहले उनके दरमियान गहरी दोस्ती हुई, बाद में ये दोस्ती प्यार की शक्ल इख्तियार कर गई। उस दौरान ओपी नैयर 4 बच्चों के बाप थे और आशा भोसले 3 बच्चों की मां थी। दोनों ही शादीशुदा थे। ओपी नैयर एक हैंडसम इंसान थे, गोरा चिट्टा, ऊंचा लंबा कद और सर पर हैट। यूं वो किसी मगरबी फिल्म के हीरो लगते थे। दूसरा, उनकी दिल आवेज धुनें और शोहरत की बुलंदी। ऐसे में उनके चाहने वालों में खवातीन भी थी जिन्हें ओपी नैयर हमेशा वेलकम करते थे। ये सूरत हाल उनकी बीवी सरोज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सरोज और ओपी नैयर ने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन इसके बावजूद ओपी नैयर ने अपना घर छोड़ दिया और एक अपार्टमेंट किराए पर लेकर आशा के साथ रहने लगे। इन दोनों का ये साथ 2 दिहाइयों पर मुहित था। इस दौरान ओपी नैयर ने आशा के लिए खूबसूरत धुनें बनाई, जिसमें इशारों इशारों में दिल लेने वाले, एक परदेसी मेरा दिल ले गया और आइए मेहरबान वगैरह शामिल हैं। और इन धुनों से उन्होंने आशा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कहते हैं मोहब्बत का सहर ऐसा होता है कि आप अपने इर्द गिर्द को भूल जाते हैं। ओपी नैयर के साथ भी यही मामला था। वो बेधड़क आशा के हमरा पार्टीज में जाते, उन्हें किसी की बातों की परवाह नहीं थी। ओपी नैयर खुलेआम ये क्लेम करते थे कि उन्हें औरतें पसंद हैं। इस दौरान उनकी बीवी और बच्चे अलग अपार्टमेंट में रहते थे और ओपी नैयर की बीवी सरोज की आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था। आशा जी से मुतालिक ओपी नैयर जी कहा करते थे कि जब वो उन्हें मिली थी तो वो लता की शोहरत की वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स का शिकार थी। ओपी नैयर ने मजीद कहा कि जैसे जैसे वो मशहूर होती गईं, उसका कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो गया।
आशा जी और ओपी नैयर ने तकरीबन जिंदगी के 20 से 22 साल एक लिव इन रिलेशनशिप में गुजारे। इस रिलेशनशिप की वजह से ओपी नैयर के घर वालों ने भी उन्हें डिसओन कर दिया था और आखिरकार फिर 1974 में एक दिन अचानक ओपी नैयर और आशा जी ने अपने रास्ते अलग कर लिए। आशा जी ने इसके बाद आर.डी. बर्मन से शादी कर ली। ओपी नैयर ने आशा जी के म्यूजिक करियर को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था, लेकिन जब भी आशा जी से उनके गानों के म्यूजिक के बारे में पूछा जाता तो वो कभी ओपी नैयर का जिक्र नहीं करती थी। अगरचे उन्होंने कई दफा अपने करियर में कामयाबी का क्रेडिट आर.डी. बर्मन को जरूर दिया। दूसरी जानिब ओपी नैयर का कहना था कि जब उन्हें काम मिलना कम हुआ, उन्हें तब ही पता चल गया था कि आशा मुझे छोड़ने वाली है। आशा से अलग होने के बाद ओपी नैयर जैसे अकेले रह गए थे। आशा जी के मुतालिक वो कहते थे कि मैंने गलती की कि एक ही आर्टिस्ट पर रिलाय किया। अलग होने की कोई क्लियर वजह इन दोनों ने कभी डिस्क्लोज नहीं की। आशा जी ने ओपी नैयर की मौसीकी पर जो आखिरी गीत गाया उसके बोल थे, चैन से आपने हमें रहने न दिया। यही आशा ने ओम प्रकाश के साथ हकीकत में भी किया था। इस गाने को फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए के लिए रिकॉर्ड किया गया था। यह गाना फिल्म में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद 1975 में आशा जी को इस गाने पर बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। आशा जी उस तकरीब में नहीं थी। ये अवार्ड ओपी नैयर ने फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से रिसीव किया था और जब ओपी नैयर फिल्म फेयर अवार्ड्स की तकरीब से वापस आ रहे थे तो उन्होंने आशा के इस अवार्ड को रास्ते में एक खाली जगह पर चलती गाड़ी के शीशे से निहायत जोरदार ताकत के साथ एक लैंप पोस्ट पर दे मारा और अवार्ड चकनाचूर हो गया। इसके बाद ओपी नैयर ने साथ बैठे एच.एस. बिहारी जी से कहा कि इसी तरह आशा ने मेरा दिल तोड़ा है। एच.एस. बिहारी की बेटी बताती हैं कि नैयर साहब से अलग होने के बाद एक दफा आशा जी उनके घर आई थी और उन्होंने उनके वालिद से कहा था कि अगर वो नैयर साहब का साथ छोड़ दें और मेरे साथ चलें तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कभी काम मिलना बंद नहीं होगा। जिस पर एच.एस. बिहारी ने उन्हें जवाब दिया कि मैं माजरत ख्वाह हूँ, ओपी नैयर मेरे दोस्त हैं और उनके मुझ पर कुछ एहसानात भी हैं, लिहाजा मैं उनके साथ ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकता। नैयर साहब और एच.एस. बिहारी के दरमियान एक गहरी दोस्ती थी। एक दफा इंडिया के मशहूर फिल्म मेकर शक्ति समांता ने अपनी एक फिल्म में ओपी नैयर और एच.एस. बिहारी जी को कास्ट किया। किसी वजह से शक्ति समांता ने एच.एस. बिहारी को फिल्म से ड्रॉप कर दिया। इधर एच.एस. बिहारी फिल्म से बाहर हुए, उधर ओपी नैयर ने भी इस फिल्म से वॉकआउट कर दिया। ओपी नैयर को मालूम था कि उनके होने से ही फिल्म हिट होगी, लिहाजा वो बिना ब्लैकमेल हुए ऐसे ही फिल्म छोड़ दिया करते थे। ऐसे ही एक दफा फिल्म ताजमहल में म्यूजिक के लिए नैयर साहब को बुलाया गया। फिल्म के प्रोड्यूसर ने नैयर साहब से पूछा कि आपको फिल्म ताजमहल में म्यूजिक देना है, कितने पैसे लेंगे? इस पर नैयर साहब ने जवाब दिया कि आपको फिल्म के लिए नैयर का म्यूजिक मिल रहा है, आप कितने पैसे देंगे? फिल्म प्रोड्यूसर ने जब कम मुआवजा लगाया तो नैयर साहब बिना एग्री किए वहां से उठकर आ गए और फिल्म छोड़ दी। उनमें अनख का एलिमेंट बहुत ज्यादा था। फिल्म दास्तान के प्रोड्यूसर चोपड़ा साहब चाहते थे कि नया दौर फिल्म का म्यूजिक क्रो दोबारा लिया जाए, जिसके लिए उन्होंने ओपी नैयर जी को बुलाया, लेकिन वो कम मुआवजा ऑफर कर रहे थे, जिसकी वजह से ओपी नैयर ने वो फिल्म भी छोड़ दी। लेकिन कहते हैं कि वो सिर्फ एक ही सूरत में मुआवजे पर कंप्रोमाइज करते थे कि अगर फिल्म की हीरोइन मधुबाला हो। मधुबाला जी का जिक्र आया है तो आपको बताते चलें कि एक दफा दिलीप कुमार उनसे कहते हैं कि देखा नैयर साहब, मैंने आपके गाने में ऐसा डांस किया कि गाना हिट हो गया। इस पर नैयर साहब ने दिलीप कुमार को जवाब दिया कि ये ओपी नैयर का गाना था, इस गाने में कोई अनाड़ी एक्टर भी होता तो ये फिर भी हिट ही होता। अपने उरूज के दौरान ओपी नैयर ने एक के बाद एक फिल्म में अछूती धुनें दी जिनका कोई सानी ना था। वो मौसीकी में नित नए तजर्बात करते थे। कई गानों में उन्होंने घोड़े की टापों के रिदम को खूबसूरती से इस्तेमाल किया। उनका एक गाना था, ये देश है जवानों का। इस गाने की पूरी तर्ज एक पंजाबी गाने से ली गई थी। अपने करियर में उन्होंने नामवर शोरा से अपने गाने लिखवाए थे, जिनमें मजरू सुल्तानपुरी, कमर जलालाबादी, जानसार अख्तर, अजीज कश्मीरी, हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी और नूर दिवास शामिल थे। कहते हैं कि साहिर लुधियानवी के साथ उनके ताल्लुकात आगे चलकर खराब हो गए थे। इसकी वजह कुछ लोग बताते हैं कि साहिर लुधियानवी के साथ उनके इख्तलाफात शायद इसलिए थे कि साहिर गाना पहले लिख कर देते थे, जबकि ओपी नैयर उनसे म्यूजिक ट्यून पर गाना लिखवाना चाहते थे।
और साहिर साहब चूंकि चोटी के शायर थे, उन्हें ये गवारा नहीं था कि वो म्यूजिक डायरेक्टर की मर्जी से लिखें। ये भी कहा जाता है कि एक दफा साहिर लुधियानवी ने एक महफिल में बैठकर ये क्लेम किया कि एस.डी. बर्मन को मेरे ही लिरिक्स ने फेमस बनाया है। इस बात पर नैयर साहब ने सोचा कि आज ये एस.डी. साहब के बारे में ऐसा बोल रहा है तो कल मेरे बारे में भी न जाने क्या क्या बोलेगा। लिहाजा इस बात के पेश नजर नैयर साहब ने दोबारा कभी भी साहिर लुधियानवी के साथ काम नहीं किया। दरअसल नैयर साहब एस.डी. बर्मन को एक आला मौसीकार मानते थे। उनका फनी करियर बहुत हद तक मास्टर गुलाम हैदर से मिलता था, क्योंकि मास्टर गुलाम हैदर का ताल्लुक भी किसी मौसीकी के घराने से नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने बॉलीवुड के फिल्मी म्यूजिक को जिद्दत बख्शी। ओपी नैयर को हारमोनियम पर भी उबूर हासिल था और ताजवर अजीम हारमोनियम में उनके उस्ताद थे। इसके अलावा 1958 में फिल्म नया दौर में बेहतरीन मौसीकी पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जो कि उनकी सलाहियतों का बरमला एतराफ था। ऐसे ही एक दफा ओपी नैयर जी को मौसीकी की खिदमात के एवज लता अवार्ड के लिए चुना गया तो उन्होंने ये अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक ये अवार्ड ना लेने की 3 वजूहात थी। एक तो ये कि लता मौसीकार नहीं थी और ये मौसीकी का अवार्ड था, और दूसरा ये कि उन्होंने सारे करियर में लता से कभी एक गाना भी नहीं गवाया था, तो उनके नाम का अवार्ड वो कैसे कबूल कर लेते। तीसरा ये कि लता अभी जिंदा थी, इसलिए उनके नाम का अवार्ड बनता ही नहीं था। हालांकि उस वक्त ओपी नैयर जी को पैसों की शदीद तंगी थी और अवार्ड के साथ 1 लाख रुपए इनाम भी दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी उस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया। ओपी नैयर गुस्से के इतने तेज थे कि वो जिसको नहीं चाहते थे उसकी तो कभी मदद तक नहीं करते थे। हालांकि लता जी ने आसमान फिल्म के बाद उनसे दोबारा ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की थी, लेकिन नैयर साहब अपनी धुन के पक्के थे। जहां अड़ जाते थे सो अड़ जाते थे। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने अपने घर वालों के साथ किया, लेकिन जब उनके घर वालों ने उन्हें डिसओन किया तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिखवा दिया था कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों को मेरा मुंह ना दिखाया जाए। अपने करियर के आखिरी सालों में वो बिल्कुल तन्हा हो गए थे। उन्हें काम मिलना भी बहुत कम हो गया था और वो खुद भी दुनिया और लोगों से कट ऑफ रहने लगे थे। अपनी जिंदगी के इस दौर में उन्होंने बम्बई के इलाके चर्च गेट के करीब एक घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर जिंदगी गुजारी। इस दौरान उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन पर उबूर हासिल किया। जहां वो एज अ पेइंग गेस्ट रहते थे, ये घर उन्होंने आखिर कैसे ढूंढा, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। वो रोजाना अपने भाई को फोन करने के लिए रानी नुखवा नामी एक लड़की के पीसीओ पर जाते थे। इससे मुतालिक रानी खुद बताती है कि जब वो सुबह मेरी दुकान पर आते थे तो उनके चेहरे पर ऐसे रौनक होती थी कि जैसे वो कोई देवता हूँ। रानी रोज अपने वालिदैन को बताती थी कि आज मैंने एक संत महात्मा को देखा, लेकिन दरअसल वो ओपी नैयर थे। एक दफा उन्होंने रानी से कैजुअली पूछा कि क्या मुझे पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने के लिए कोई घर ढूंढने में मदद कर सकती हो, जिस पर खुद रानी ने ही उन्हें अपने घर रहने की ऑफर दे दी, क्योंकि वो उनसे काफी हद तक इम्प्रेस भी थी। और ऐसे वो रानी नुखवा के साथ उनके घर शिफ्ट हो गए। ओपी नैयर अपने करियर के अंत में कहते थे कि उन्हें अब उनकी धुनों के मुताबिक आर्टिस्ट मिलना बंद हो गए हैं। कहते हैं कि दिलराज कौर, अहमद वसी और सिराज खान वो चंद लोग थे जो आखिरी वक्तों में उनके साथ रहे। दिलराज कौर बताती हैं कि वो ओपी नैयर से हर बात बिना शर्माए बोल दिया करती थी, जिस पर नैयर साहब उनकी वालिदा को कहते थे कि माँ जी जिस तरह एक कुड़ी मेरे नाल गल कर दिए इंज होर कोई नहीं करदा। आशा जी से अलहदगी के बाद ओपी नैयर ने अपने गानों में आशा जी की आवाज के मुतबादिल दिलराज कौर की आवाज को भी इस्तेमाल किया। अहमद वसी बताते हैं कि ओपी नैयर एक शेर पढ़ा करते थे कि असीर जिस्म हुआ हूँ खताए नामालूम, ये किस गुनाह की पादाश है खुदा मालूम। लेकिन सारी जिंदगी उनको इस शेर के तख्लीककार के बारे में पता न चल सका। सिराज खान के बारे में ओपी नैयर जी कहते हैं कि जो मेरे बारे में सिराज नहीं जानता वो जरूरी ही नहीं। सिराज खान से उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। सिराज खान ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने ओपी नैयर की याद में ओपी नैयर ट्रस्ट कायम किया, उनकी एक वेबसाइट बनाई और आज भी उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। सिराज खान उनकी याद में शो करते हैं जहां वो खुद ओपी नैयर की वार्डरोब के कपड़े पहनकर ओपी नैयर का किरदार अदा करते हैं और लोगों को ऑटोग्राफ भी देते हैं। कहते हैं कि ओपी नैयर बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मौत की तारीख भी खुद ही प्रेडिक्ट कर दी थी। उनके मुताबिक उनकी मौत जनवरी 2006 में मुतवक्के थी, लेकिन उनका ये अंदाजा गलत साबित हुआ। उनके दोस्त सिराज खान बताते हैं कि जब मैंने आखिरी दफा ओम प्रकाश से बात की तो मैंने उसे बताया कि मैं फरवरी 2007 में इंडिया आ रहा हूँ, जिस पर ओपी नैयर ने दोबारा अपनी मौत प्रेडिक्ट करते हुए उन्हें जवाब दिया कि तब तक तो मैं मर चुका हूँगा। और वाकई इस दफा सिराज खान को उन्होंने जो बताया ठीक ऐसा ही हुआ और वो जनवरी 2007 में इंतकाल कर गए।
उनकी मौत के बाद उनकी वसीयत का एहतराम किया गया और उन्होंने अपनी म्यूजिक की तमाम रॉयल्टीज उसी रानी नुखवा के नाम कर दी जिसके घर वो बतौर पेइंग गेस्ट रहा करते थे। क्या क्या रंग दिखाए दुनिया ने उन्हें। एक स्टूडेंट, एक चाइल्ड आर्टिस्ट, एक टीचर, एक म्यूजिशियन, एक घायल आशिक, एक होम्योपैथिक डॉक्टर और आखिरकार एक ज्योतिष जिसने खुद ही अपनी मौत प्रेडिक्ट कर दी। देखा जाए तो जिंदगी के तमाम फेजेस में एक चीज कॉमन रही, नहीं उनका गुस्सा नहीं, बल्कि ये कि वो एक बेहतरीन और सच्चे आर्टिस्ट थे और इसके लिए कुछ भी कर सकते थे।